गुड इवनिंग एवरीवन। जुडिशरी सक्सेस मिशन JSM लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर नंबर 6 से संबंधित कुछ प्रावधान हैं, आज उनके बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं आपके लिए कि सबसे पहले हम क्या डील करने वाले हैं। अभी हम इसमें ऑलरेडी कुछ सेगमेंट डील कर चुके हैं। आज हम सेक्शंस 137 से 146 तक क्या करेंगे, एक तरीके से डील करेंगे। सेक्शंस के लिए हम देखते हैं कि एक तरीके से सब पार्ट बना लीजिए चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 की जो हेडिंग है वो मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात की गई है। मैंने इसके सब पार्ट बनवाए थे कुछ। इसमें आप व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बाल श्रम के विषय में आज हम पढ़ेंगे सेक्शंस 137 से 146 तक। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल ऑफेंसेस हैं, तो सारी चीज़ें हमें समझते हुए चलना है। यदि आपके लिए कोई चीज़ नहीं आती है तो आप मेरे से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए सेक्शंस एक तरीके से कहूँ 137 और 138, इन दोनों वर्डों में बहुत कन्फ्यूज होता है। एक तरीके से हम कहें कि हम एग्जाम हॉल में जाएं और हमसे पूछा जाए व्यापहरण किस धारा में परिभाषित है और अपहरण किस धारा में परिभाषित है, तो यदि हमारा माइंड एक्यूरेट हमें पता है तभी हम लगा पाएंगे, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए MP सिविल जज, MP ADPO एवं अदर जुडिशरी एग्जाम में दोनों में ही देखने के लिए मिलेंगी सारे, या AIB की बात कहें हम। तो हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सेक्शंस को लर्न करना है। हमें पता होने चाहिए कि व्यापहरण क्या होता है, और इन दोनों सेक्शंस के लिए आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करना है। क्योंकि कई बार पेपर वाले आप यदि देखें न्यूज़पेपर में तो कई वाले किडनैपिंग होती है कई बार पेपर में, वो हम देखते हैं उसमें अपहरण लिखा रहता है, अबडक्शन। तो मैं आपके लिए बता दूं कि कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, तो सारी चीज़ें समझें। हमें समझना है कि ये ऑफेंस कौन सा बन रहा है, किडनैपिंग है या अपहरण है, ठीक है। किडनैपिंग मतलब होता है एक तरीके से कहें हम व्यापहरण, और दूसरा मैं बता दूं अपहरण यानी अबडक्शन होता है। तो सेक्शन 137 निकालें आप, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं क्या डील्स करते हैं इसमें। सेक्शन 137 डील करता है एक तरीके से कहें हम किडनैपिंग के बारे में। किडनैपिंग क्या होती है, कितने तरीके से की जाती है, इसमें सारी चीज़ें आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें कितने एक्सेप्शन है, क्या स्पष्टीकरण है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक सेक्शंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप उन्हें पढ़ना स्टार्ट मत करें, कभी भी नहीं। सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करें कि इसमें क्या क्या दिया है, हेडिंग देखें उनमें क्या क्या दिया है, हेडिंग्स वाइज या जो भी सारी चीज़ें हैं उसे देखें आप, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करें। तो इसमें किडनैपिंग कितने तरीके से हो सकती है, क्वेश्चन आएगा प्री में, इंटरव्यू में, मेंस में, किसी में भी पूछा जा सकता है। जब मेंस में लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा। व्यापहरण 2 किस्म का होता है, एक तरीके से कहें हम 2 काइंड्स बताए गए हैं व्यापहरण में। क्या क्या काइंड्स हैं, एक तो बताया गया है भारत में से व्यापहरण, फर्स्ट पॉइंट डालिए आप उस पर। दूसरे पर डालिए आप विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण क्या होता है 2 काइंड में। 2 काइंड में पहला है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, और दूसरा बताया गया है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। क्या होती है ये दोनों चीज़ें, देखते हैं हम। व्यापहरण का एक और चीज़ बता दूं मैं आपके लिए, एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें दुराशय नहीं होता है। इसमें मैं कहूं कि आशय की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं अभी बता रहा हूं, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक तरीके से मैं बात करूं, इसमें बालक वर्ड डिफाइन किया गया, तो बालक के लिए हम ऑलरेडी सेक्शंस 2 के एक तरीके से हम कहें सेक्शन 2 के क्लॉज 3 में मैंने बालक की डेफिनेशंस बताई थी। बालक क्या होता है, मैंने बताया था आपके लिए कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक कहलाता है। 18 वर्ष से कम आयु, समझना आप। बालक की हम डेफिनेशंस की बात करें तो IPC में नहीं थी, सेक्शंस 2 के क्लॉज 3 में इसे न्यूली एडिट किया गया है। तो आपके लिए जो सेक्शंस वेयर एक्ट का लिखा है 2 के क्लॉज 3, जो नए लोग एड ऑन हुए हैं वो सेक्शंस 2 के क्लॉज 3 पे न्यूली एडिट लिखेंगे, ठीक है। बाकी जिनने लिया होगा सेशन उनके पास ऑलरेडी लिखा होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ व्यापहरण में, मैंने बताया इंटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और एक बात मैंने बताया भी था कि इंटेंशन यदि हम कहें कि विदाउट इंटेंशन के, विदाउट मेंसरिया के कोई कार्य अपराध नहीं माना जाता है। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि एक अपवाद के रूप में मान लें आप। मैं बता रहा हूँ अभी कैसे अपवाद मानेंगे हम। एक 18 वर्ष से कम आयु का कोई लड़का था, मैंने कहा हम इसे विदेश घुमाने के लिए ले चलते हैं। मेरा इंटेंशन अच्छा था, समझें आप, मेरा इंटेंशन अच्छा था। मेरा इंटेंशन था उसे घुमाने का, ठीक है। फॉरेन कंट्री के लिए ले गए उस लड़के के लिए, भारत से बाहर या भारत में से व्यापहरण।
क्या किया आपने विधिपूर्ण संरक्षकता में से, क्या किया लॉफुल गार्जियनशिप में से, यानी 18 वर्ष से कम आयु का है, यानी कंसेंट तो वो दे नहीं सकता। अब कंसेंट नहीं दे सकता तो आपने उसकी फैमिली से कंसेंट नहीं ली। लॉफुल गार्जियनशिप में बताया गया, लॉफुल गार्जियनशिप क्या होती है, जिसके पास उसकी लॉफुल कस्टडी है, एक तरीके से मैं कहूँ केयर एंड कस्टडी का आपने देखा होगा कई बार जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो जब कस्टडी की बात आती है ना, कि जब आपने एक तरीके से मैं कहूँ डिवोर्स वाले मामले यदि अटेंड किए होंगे फैमिली मैटर्स में, तो बच्चे की कस्टडी मांगते हैं। महिला कहती है मुझे बच्चा चाहिए, हस्बैंड कहता है मुझे बच्चा चाहिए। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, कस्टडी किसे दिलाई जाए, ये सारी चीज़ें को डिपेंड करता है। क्या क्या बच्चा किसके साथ रहना चाहता है। कई बार क्या होता है, जो मदर रहती है उसके लिए ही कस्टडी दी जाती है, जैसे कि कई केस के माध्यम से बताया गया है, जैसे कि बच्चा 1 साल से कम का है तो ऐसी कंडीशन में माता के लिए ही कस्टडी दी जाती है। एक केस लॉ के माध्यम से आई थी ये वाली चीज़, क्योंकि ये केस हमने डिस्कस किया था इसीलिए मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा था व्यपहरण के बारे में, तो इसमें मैंने बताया कि मैं उस बच्चे के लिए ले गया भारत से बाहर। अब मेरा पर्पज उस बच्चे को घुमाने का था, मैंने उसकी फैमिली से नहीं पूछा, मैं ले गया उस बच्चे के लिए, मैं बच्चे के लिए ले गया। अब ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ, उसकी फैमिली वाले ने मेरे खिलाफ, उन्हें पता चल गया, उनने जो इस व्यक्ति ले गया है उसके खिलाफ क्या है, एक तरीके से कहें FIR करा दी या कुछ भी लीगल एक्शन लिया। अब आपकी बारी आई, प्रूव करना तो पड़ेगा ना कि बच्चे को कहाँ ले गए थे आप। तो मैंने कहा श्रीमान मैं तो घुमाने के लिए ले गया था बच्चे को, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसे किडनैपिंग करने का, इनने तो झूठी FIR दर्ज कराई है। तो वो कहेंगे ठीक है झूठी FIR दर्ज कराई है तो आप मुझे बताएं आपने क्या कस्टडी ली थी लॉफुल गार्जियनशिप में। बोले नहीं। अरे वो तो मैंने बच्चे से कस्टडी ली थी। अरे सर बच्चे की कस्टडी तो माननी नहीं है ना, 18 वर्ष से कम आयु का है। आपने देखा होगा यदि एग्रीमेंट किया होगा लीगल, हम बात करें जो भी लीगल सारे प्रोसेस रहती हैं वो 18 वर्ष से अधिक ही आयु वाले करते हैं। एग्रीमेंट करेंगे 18 वर्ष से आयु के अधिक वाले व्यक्ति करेंगे। जो मेजर पर्सन होता है, ऐसा नहीं है, लॉ में लिखा है, वयस्कता अधिनियम एक आया था, उसमें बताया गया था कि मेजर कौन होता है और माइनर कौन होता है। ठीक है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए या किसी भी हम लीगल की बात करें तो 18 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, 18 वर्ष पूरी कंप्लीट होना चाहिए व्यक्ति की, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारी चीज़ें कर सकता है। मैं इस चीज़ पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे सेक्शंस पूरा डिफेंड है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें आगे आपके लिए देखने के लिए मिलेंगी। तो मैंने बताया अभी तक आपके लिए, तो ऐसी कंडीशंस में आप पे व्यपहरण का केस लगेगा। किडनैपिंग की आपने बच्चे की, ये इम्पोर्टेंस मैंने बताया कि साहब आपका ये कहना कि मैं इसे सद्भावना पूर्वक तरीके से ले गया था, ये कोई आपका वैलिड ग्राउंड नहीं है प्रूव करने का। श्रीमान आप पे केस दर्ज है, आपके लिए जो भी है प्रोसेस सजा की उसके लिए आपके लिए होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सेक्शंस की। तो व्यपहरण कितने किस्म का होता है, मैंने बताया 2 टाइप का। 2 टाइप पे अंडरलाइन करें, प्री में पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। व्यपहरण कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से। हमें कितना याद रखना है, 2 तरीके से व्यपहरण होता है। ठीक है, व्यपहरण के 2 तरीके क्या क्या हैं, मैथ्स में क्वेश्चन लिखना है। पहला तो भारत में से व्यपहरण है और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण है। या तो आप लॉफुल गार्जियनशिप में बाहर ले जाते हो उसकी बिना सहमति के, और एक तो भारत में से व्यपहरण करते हो, आप विदेश ले जा रहे हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था। अब इसमें मैं बात करता हूँ, 2 क्लॉज दिए गए हैं, उनके लिए भी देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। मैं क्लॉज के लिए रीड कर रहा हूँ। जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवहन कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है। क्या बात कर रहा है, व्यपहरण में ये बात कर रहा है कि आप किसी व्यक्ति के लिए उसकी बिना सम्मति के, जो उसकी ओर से, जो मैं कहूँ लॉफुल गार्जियनशिप में, क्योंकि बालक है इसमें तो बालक की ओर से ही देगा ना कोई, जो उनके माता पिता हैं। गार्जियन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है गार्जियन, जो बच्चे की केयर एंड एक तरीके से क्या है कस्टडी जिसे प्राप्त है। अब उसकी ओर से क्या है, उसकी सम्मति के बिना हम बच्चे के लिए ले जा रहे हैं, वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, जिसे लॉफुल गार्जियंस है प्राप्त, उसकी सम्मति के बिना हम क्या कर रहे हैं, बालक के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है, भारत की सीमाओं से परे प्रवहन कर देता है, यानी भारत की सीमाओं से परे का मतलब होता है भारत की सीमाओं से बाहर ले जाना,
यानी इंडिया से अमेरिका ले जाना या इंग्लैंड ले जाना, कई कंट्री हैं हमारी, वहाँ पे ले जा रहे हैं, जितनी भी अदर कंट्रीज हैं। तो प्रभरण की जगह लिखिए भारत से बाहर, बाहर लिखें प्रभरण की जगह पे। वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि आपने किडनैपिंग की है। दूसरा मैं बात करूं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है? जो कोई किसी बालक को या किसी विकृतचित व्यक्ति को ऐसे बालक या विकृतचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है, बहका ले जाता है, वह ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षक में से व्यपहरण करता है कहा जाता है। बहुत अच्छी बात की गई है। इसमें 2 वर्ड यूज किए गए हैं, एक टैक्स, एक एंटाइस, यानी ले जाना और बहका ले जाना, दोनों में डिफरेंस। ले जाना आपने कि चलो अपन घूमने चल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। और बहका ले जाना, आपने कहा अरे वो वहाँ पे ऐसा है वैसा है, वहाँ पे घूमेंगे, आपके लिए सारी चीज़ें घुमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपन सारी चीज़ें एक तरीके से, मेजर तो वो है नहीं है, माइनर बच्चा है, आप क्या कर रहे हो उसे एक तरीके से, अरे वहाँ पे वैसा होगा ऐसा होगा, आप कई तरीके से बहका फुसला सकते हो। एक तरीके से कहें हम, जिस तरीके से बच्चे के लिए ऐसा लगे कि चलो अब तो इन्हीं के साथ चलते हैं, यही मतलब सही कह रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा चला जाए बिना कुछ सोचे समझे कि ठीक है हम तो घूमने जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में होता है एंटाइस। एक तो ले जाना, आपने कहा वो चला गया, फिर दूसरा उसने मना कर दिया, आपने क्या किया, उसे बहला फुसलाया कि चलो वो ऐसा होगा वैसा होगा, वो चला गया बच्चा। तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि आपने क्या किया है, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण का अपराध किया है। अब इसे मैं पूरा बताता हूँ। बालक, इसमें बालक वर्ड यूज हुआ है जो मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ मैं 2 के क्लॉज 3। बालक के लिए 18 वर्ष से कम आयु के बालक से अभिप्रेत है। मैंने जो इंडेक्स दिया था उसमें आ जाएगी ये सारी चीजें, ठीक है। विकृतचित व्यक्ति, विकृतचित का मतलब होता है अनसाउंड माइंड पर्सन। मैंने अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए जब मैंने जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 के लिए डिस्कस किया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने 14 से लेकर के सेक्शन 44 तक मैंने डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था एक तरीके से अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड होता क्या है? अनसाउंड माइंड 2 तरीके से होता है। एक तो होता है एक तरीके से मैं कहूँ मेडिकल पागलपन, दूसरा होता है हम कहें एक तरीके से चिकित्सीय पागलपन, और एक होता है हमारा विधिक पागलपन। तो मैं आपके लिए एक बात बता दूं, केवल और केवल इंडिया में विधिक पागलपन मान्य है, चिकित्सक पागलपन मान्य नहीं है। विधिक पागलपन इसलिए मान्य है, विधिक पागलपन का मतलब होता है कि व्यक्ति कार्य करते समय पागल होना चाहिए। यदि व्यक्ति ने कार्य कर दिया और वो उसके बाद पागल होता है तो वो विधिक पागलपन नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं, चिकित्सक पागलपन को क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि चिकित्सक पागलपन में आजकल कोई भी सर्टिफिकेट बना देगा कि हाँ साहब इसकी कंडीशंस ऐसी थी, इसने बिल्कुल अपराध किया है बाद में। तो इसीलिए क्या है, हम कहें विधिक पागलपन को वैलिड माना है इंडिया में। दूसरी मैं बात करता हूं, इसमें बालक या विकृतचित व्यक्ति विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से उसकी सम्मति के बिना, इसमें वर्ड यूज हुआ है सम्मति के बिना, अंडरलाइन करेंगे दोनों में ही, ए एंड बी क्लॉज में दोनों में ही वर्ड यूज हुआ है सम्मति के बिना। सम्मति क्या होती है? सम्मति के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं, लेकिन फिर भी आज डिस्कस कराता हूं। सम्मति के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 13 आपने पढ़ी होगी 13, उसमें बताया गया सम्मति की डेफिनेशन। सम्मति होती क्या है? एक ही बात पर एक ही भाव में जब 2 व्यक्ति सहमत होते हैं तब उसे सम्मति कहते हैं। मैंने कल पूरा डिस्कस किया था इस पर सम्मति का। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट का इलस्ट्रेशन दिया था आपके लिए कि सम्मति क्या होती है, मैंने प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन दिया था, तो आप वहां से रेफर करके देख सकते हैं। सम्मति में मैं इतना ही बोलूंगा। दूसरा एक और सेक्शन है, सेक्शन 14 बात करता था स्वतंत्र सम्मति। स्वतंत्र सम्मति का मतलब होता है धारा 15, 16, 17, 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 21, 22, 20, 21, 22, इसका मैं इंडेक्स सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा आपके लिए। तो इनके अकॉर्डिंग यदि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, यदि किसी ने कोई एग्रीमेंट किया है, तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, ठीक है। बेसिकली वॉइडेबल वाले सेक्शंस और वॉइड वाले सेक्शंस हैं, उनके लिए अपने लिए अलग अलग करना है। ये मैं बात करूं 14, 15, 16, 17, 18 और 20, 21, 22,
अवॉइडेबल की बात करते हैं आप। न्यायालय वॉइड और अवॉइडेबल में दोनों में डिफरेंस है। अवॉइडेबल ये होता है कि हम एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाकर के उसे वॉइड डिक्लेयर करा सकती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो ये अवॉइडेबल है, नॉट वॉइड, दोनों में डिफरेंस है। आपने एक तरीके से मैं कहूँ कई बार चीजें आपने देखा होगा, सेक्शन 11 में मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, बहुत ही लेटेस्ट केस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के मामले में बताया गया था कि एक तरीके से पूरी चीजें डिस्कस की गई थी कि कई चीजें प्रारंभ से ही शून्य होती हैं, ठीक है, और कई चीजों को हमें कराना पड़ता है वॉइड, ठीक है। तो वॉइडेबल और ये सारी चीजें आरंभ से शून्य होती हैं। मैं सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस करूंगा। अभी हमारा बीएनएस का सेगमेंट है, मैं अभी इतना ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझें कैसे रीड विद और कनेक्टिविटी क्या चलती है क्लासेस में। उसके बाद मैं बात कर रहा था सम्मति के लिए, समझा अपन ने, एक ही बात पर एक ही भाव में, सेम थिंग एंड सेम सेंस, उसे कहते हैं हम क्या, यानी मैं सिंपल इलस्ट्रेशन दे ही देता हूं, इसका कंफ्यूज क्रिएट होगा कई लोगों के लिए। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया दूसरे व्यक्ति से, तो सामने वाले ने अपना मकान बेचना चाहता था, उसने कहा मैं अपना मकान 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा ठीक है मैं 10 लाख में खरीदना चाहता हूँ। ये होता है सेम थिंग एंड सेम सेंस। एक ही बात पर प्रपोजल किया 10 लाख में, एक ही बात पर एक ही भाव में, उसने कहा, उसने देखा मकान, उसने कही सारी चीजें डन, ठीक है, डन है, सेम थिंग एंड सेम सेंस। एक ही बात पर एक ही भाव में, 10 लाख यानी 10 लाख, एक ही भाव में। जैसे ही आपने कहा, आपने देखा, आपके लिए पसंद आया, आपने किसी बोल दी, ठीक है, डन। ये होता है सेम थिंग एंड सेम सेंस। दूसरी मैं बात करता हूं इसके स्पष्टीकरण की। स्पष्टीकरण बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर की बात करता है। इसमें हम देखते हैं क्या बात करता है। इस खंड में विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे बालक या अन्य व्यक्ति की रेख देख, एक तरीके से कहें हम रेख देख या देख रेख है, या एक तरीके से कहें अभिरक्षा है, यानी हम बात करें केयर एंड कस्टडी, ठीक है, का भार है, विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है। विधिपूर्वक न्यस्त का मतलब समझते हो आप? मैं बताता हूं क्या रहता है। एक व्यक्ति था, एक मूवी आई थी, मुझे रिकॉल नहीं कर रही है, एक व्यक्ति था, उसके नाम उनके पिताजी थे, तो उनके नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वो किसी कंपनी का ऑनर था। उसने क्या किया, उसके पिताजी की एक तरीके से एक्सीडेंट में जो सामने वाले फैमिली रिलेटिव थे उनने उनकी डेथ करा दी। बच्चा माइनर था, कराई तो उनने, बालक की भी डेथ थी, लेकिन बालक की डेथ नहीं हुई, उनकी डेथ हो गई उनके माता पिता की, इकलौती संतान थी वो, इकलौती संतान थी। तो ऐसी कंडीशंस में अब आप मुझे बताइए उसकी फैमिली जो गार्जियन है वो किसे मिलेगी? अप्लाई तो यही करेंगे ना चाचा चाची सबसे पहले जाके, क्योंकि इन्हें पता है कि लॉबल गार्जियनशिप हम होंगे, हम इसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे, क्योंकि इंटेंशन ही हमारा शुरू से ये रहा है। हमने गार्जियनशिप लगाया, सारी चीजें लगाई और हमें कस्टडी मिल गई बच्चे की। अब यदि इनने गलत तरीके से प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर किया और जैसे ही लड़का मेजर हुआ, ध्यान करना, प्रॉपर्टी वॉइड हो जाएगी। और जब हम इसका एप्लीकेशन लगाने के लिए जाते हैं ना, तो इसमें कोर्ट भी प्रॉपर तरीके से रेख देख करता है कि प्रॉपर तरीके से कैसी क्या ट्रांसफर की जा रही है, इसके वेलफेयर में ट्रांसफर की जा रही है या नहीं की जा रही है। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल में देखोगे, सारी चीजें आती हैं। एक तरीके से मैंने उनका मेलाफाइड इंटेंशन बताया। विधिपूर्ण न्यस्त का मतलब होता है जिसे लॉ ने अथॉराइज किया है कि आप इसकी केयर एंड अटेंशन करेंगे, आप इसकी केयर एंड कस्टडी करेंगे, आप इसके लिए पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जो भी सारी अवेलेबल सुविधाएं हैं क्या करोगे, अवेलेबल कराओगे। अब ऐसा नहीं है कि आपके लिए जाना था विदेश यात्रा पे, आपने कही ठीक है बच्चे के लिए लेके जा रहे हैं, उनका बढ़िया सा एक शानदार फ्लैट था, आपके लिए तो ठिकाने लगाना ना प्रॉपर्टी, एक फ्लैट था उसके लिए बेच दिया आपने, काम तो विदेश जा रहे हैं। बोले किससे जा रहे हो? बोले यार प्राइवेट जेट किया है ना। अरे उनके पास क्या कमी है? अरबों की संपत्ति है, क्या दिक्कत है? बच्चे के लिए तो घुमाने ले जा रहे हैं। अरे तुम बच्चे के लिए घुमाने नहीं ले जा रहे हैं, तुम्हारा इंटेंशन ये क्रिएट कर रहा है कि तुम खुद घूमने जा रहे हैं बच्चे के नाम पे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट भी चेक करता है प्रॉपर चीजें। उसके बाद में बात करता हूं इसके एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन और अच्छी बात कर रहा है, इसकी बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहा है। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है गुड फेथ, और दूसरा वर्ड यूज किया गया है इसमें अधर्मज बालक। एक तरीके से कहूं मैं इलेजिमेट बालक। हम इसे देखते हैं
सारे लोगों ने देखा होगा। यदि मेंटेनेंस सेक्शंस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेक्शन 144 यदि पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा इस वाले वर्ड के लिए एक तरीके से मैं कहूँ डिफाइन किया है। अधर्मज बालक क्या होता है? क्या वो मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं है? मैं आपके लिए बता दूं, वो मेंटेनेंस पाने का हकदार है और आपको देना पड़ेगा। किसी अधर्मज संतान क्या होती है, पहले मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं। अधर्मज संतान एक ऐसी संतान होती है जो एक तरीके से कहूं मैं सप्तपदी यानी 7 फेरों के साथ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो विवाह संपन्न किया जाता है या जो विवाह संपन्न कराया जाता है उसमें अग्नि के समक्ष 7 फेरे होना कंपलसरी रहता है, जब भी वो एक तरीके से विधि पूर्वक या विधिपूर्ण विवाह माना जाएगा। क्या किसी महिला की मांग भरना लॉफुल विवाह है, लॉफुल मैरिज है? नो। किसी महिला की मांग में सिंदूर भरना ये कोई लॉफुल मैरिज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई डायरेक्शंस आए, कई जजमेंट आए। एक तरीके से मैं कहूं कि जो मैरिज है वो मैरिज के तरीके से होना चाहिए। एक हाईकोर्ट जस्टिस साहब थे, मैं एक दिन गया था तो एक दिन एक लाइन उनने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी, तो मुझे लाइन ध्यान आ रही है। उनने कहा था कि शादी कोई मजाक नहीं है, शादी कोई मजाक नहीं है कि आपका सिर्फ इंटेंशन आप पहले ही से सोच रहे हो सारी चीज़ें और फिर आप किसी महिला की मांग में सिंदूर भर दें और आप कहें कि हमने शादी कर ली और आप जो भी प्रोसेस रहती है सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह या सारी चीज़ें आप ऐसा करके और फिर कह दें कि हमारी तो शादी हुई ही नहीं थी, अरे सप्तपदी हुए ही नहीं है, ये मेरी वाइफ है ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। आपका लॉफुल जो आपने मैरिज की है एक तरीके से, तो मैरिज के जो ग्राउंड हैं वो दोनों के लिए ही ध्यान में रखना चाहिए। क्या लॉफुल मैरिज हुई है, क्या प्रोसेस हुई है। हालांकि सारी चीज़ें ये रेप का आधार नहीं हो सकता। एक तरीके से मैं कहूँ कि सामने वाली महिला यदि रहे और वो कह दे एक तरीके से विवाह का झांसा देकर यदि किसी व्यक्ति ने शादी कर भी ली और लड़की ने शादी कर भी ली, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कर ली। अब महिला कह रही है या लड़की कह रही है मेरे साथ रेप किया है इनने। मैं आपके लिए बता दूं, मैंने पहले भी रेप के लिए बढ़ाया था सेक्शन 63 में, जब मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। रेप का मतलब होता है आप किसी महिला की, आप किसी लड़की की सम्मति के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स कारित करते हो, उसे रेप कहते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि कोई 18 वर्ष से कम की आयु की लड़की यदि आपसे कहती है कि आप मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करो और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कारित करते हो, तो ऐसी कंडीशंस में क्या आप ये वाला रिलीफ ले सकते हो कि महिला ने तो कंसेंट दे दी थी, हमने तो कंसेंट से किया है? नहीं, कोर्ट ने परमिट नहीं करेगी, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इसमें कई डायरेक्शंस में दिया है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या रहता है कि अभ्यस्त की सम्मति मानी ही नहीं जाती है। फिर उनने कंसेंट दे भी दी तो उनकी कंसेंट या विदाउट कंसेंट का कोई मामला ही नहीं बनता है ना। उनने तो खूब कहा, सारी चीज़ें कहा उनने, लेकिन उनकी कंसेंट वैलिड है ही नहीं है, वॉइड है। तो ऐसी कंडीशंस में अब मैं देखता हूं कि जो शादी की है लीगल तरीके से आपने, अब उनसे हो गई है कोई वैध संतान। इसका एक तरीके से मैं कहूँ अभी तो लिविंग के लिए भी मान्यता दे दी है कोर्ट ने, सारी चीज़ें चल रही हैं लिविंग पे। तो एक तरीके से हम कहें सामने वाले ने क्या किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स कारित करके ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ, लॉफुल शादी तो होनी थी, लॉफुल मैरिज, अब उनसे हुआ कोई संतान प्राप्त। अब ऐसी कंडीशंस में उस बालक के लिए या उस संतान के लिए हम बोलते हैं अधर्मज संतान। तो ऐसी कंडीशंस में जो मेंटेनेंस आप पढ़ोगे सेक्शन 144 के 4 एक तरीके से मैं कहूँ सबसेक्शंस बताए गए हैं, उसमें बताया गया है कि अधर्मज संतान के लिए भी आपके लिए मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो अधर्मज के लिए यहाँ पे बताया गया है, तो मैं इसके लिए रीड करता हूँ। अधर्मज का क्या मतलब होता है, इस खंड का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भावना पूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज बालक का पिता है, या जिसे सद्भावना पूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे बालक की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है जब तक कि ऐसा कार्य दुराचार या विधिबुद्ध प्रयोजन के लिए ना किया गया हो। इसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है। इसमें लिखा है अधर्मज बालक, इसमें एक वर्ड लिखा है सद्भावना पूर्वक। गुड फेथ क्या होता है, मैंने एक तरीके से मैं कहूँ डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ाया था। सद्भावना पूर्वक
सम्यक सतर्कता, सम्यक ध्यान या सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक विश्वास के साथ यदि कोई कार्य करते हैं तब वो सद्भावनापूर्वक कहा जाता है। तो सद्भावनापूर्वक से यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई हम कहें हस्बैंड है, यदि उसे ऐसा लगता है कि ये मेरी संतान है और वो अपनी सद्भावनापूर्वक तरीके से वो ले गया, वो वाइफ की कस्टडी में थी, वो ले गया सामने वाला, तो ऐसी कंडीशंस में भाई बताया गया है कि ऐसी कंडीशंस में किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं बनेगा, क्योंकि वो गुड फेथ में ले गया है, उसे प्रूव करना पड़ेगा गुड फेथ में ले गया हूं मैं, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा बच्चा था, ठीक है। और दूसरी मैं बात करूं, अब जो इसका एक तरीके से प्रोवाइजो समझ लीजिए, अब एक्सेप्शन समझ लीजिए, यदि आपका ऐसा पर्पज है कि व्यक्ति के लिए आप दुराचरण या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए, यानी इमोरल ऑन पर्पज यानी अनलॉफुल पर्पज के लिए आप ले जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए माना जाएगा कि आपने किडनैपिंग का अपराध किया है। एक तरीके से अब मैं बात करता हूं सेक्शन 137 के क्लॉज 2 की। 137 का क्लॉज या सबसेक्शन 2 बात करता है, एक तरीके से सबसेक्शन 2 बात करता है हमारी पनिशमेंट की, कितनी पनिशमेंट होगी। जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण सुरक्षितता में से किसी व्यक्ति का व्यापहरण करेगा, एक तरीके से किडनैपिंग करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो इसके लिए मैं बता दूं, आपके लिए पनिशमेंट होगी वो 7 वर्ष तक की होगी और प्लस क्या दिया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। दूसरी मैं बात करता हूं आपके लिए कि अधर्मज बालक की एक तरीके से मैं कहूं, एक तरीके से कस्टडी होती है ना, वो मोस्टली मदर के लिए दी जाती है, फादर के लिए नहीं। मदर ले ही लेती है उस कस्टडी के लिए कि नहीं बच्चा मैं लूंगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हमने देखा 137 के लिए अपहरण में किडनैपिंग में मैंने सारी चीजें डिस्कस की। उसके बाद मैं बात करता हूं इसका एक तरीके से मैं कहूं ट्रायल कहां चलेगा। अपराध का वर्गीकरण के लिए देखें तो सेक्शन 137 के अधीन अपराध संज्ञेय होगा, जमानतीय होगा, अस्मनीय होगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया जाएगा, इसका ट्रायल किया जाएगा। दूसरी मैं बात करता हूं सेक्शन 138 की। 138 क्या बात करता है, 138 बात कर रहा है अबडक्शन। क्या होता है अबडक्शन? अबडक्शन के लिए हम समझते हैं जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्वक उपायों के माध्यम से उत्प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है सामने वाले व्यक्ति के लिए, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, ऐसा कहा जाता है। क्या बात की गई है इसमें, पहले मैं अपहरण पे बता दूं आपके लिए कि अपहरण एक तरीके से मैं कहूं किसी भी आयु के व्यक्ति का किया जा सकता है। इसमें एक तरीके से कहूं एज का कहीं पे कोई चीजें डिफाइन नहीं की गई हैं। आप किसी भी आयु के व्यक्ति का, बालक का, किसी का भी अपहरण कर सकते हो। अपहरण एक तरीके से, अपहरण कैसा अपराध है? अपहरण एक निरंतर कंटिन्यू चलने वाला ऑफेंस है, समझते हैं। अपहरण के लिए मैं एक व्यक्ति गया, वो क्या बोलते हैं 20 साल का लड़का था, उसके लिए आपने क्या किया, एक तरीके से कहा 4 व्हीलर बुक की, आप उसे लेके गए, आपने इंदौर लेके गए, इंदौर से आप मुंबई लेके गए, मुंबई से दिल्ली लेके गए, दिल्ली से गुजरात लेके गए, गुजरात से अहमदाबाद लेके गए। आप जितनी जगह जाओगे, जितनी जगह चलता रहेगा कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जहां तक वो जाएगा, जहां तक चलता रहेगा ये, जहां तक आप ले जाओगे व्यक्ति के लिए। दूसरी मैं बात करता हूं, इसमें लिखा है किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है। विवश का मतलब होता है कंपेल करना। कंपेल, सिंपल इलस्ट्रेशन देता हूं। आप क्या करते हो, आप फोन लगाते हो किसी व्यक्ति के लिए और कहते हो भाई साहब, आपके भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है, आपके लिए इमीडिएटली आना है। कहां पे? आपकी कोई लोकेशन सेंड करते हो, इस हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज फास्ट आइए आप, ठीक है। या कोई ऐसी एक तरीके से कहूं मैं, कई उदाहरण हो सकते हैं इसके, कई तरीके से व्यक्ति के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। सामने वाला गया, अब वो गया, आप तो पहले ही से प्रिपरेशन करके बैठे थे कि नहीं ये आएगा, हम इसके लिए पकड़ लेंगे यहीं पे, ठीक है, हम इसके लिए लेके चलेंगे। और मैं आपके लिए बता दूं, इसके लिए पनिशमेंट थोड़ी है, इसके साथ तो कई ऑफेंस बनेंगे। अकेला अपहरण का अपराध कभी नहीं बनता है, क्योंकि जहां जहां जाएगा कॉमन इंटेंशन से, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति थे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति थे, तो देखा ना कॉमन इंटेंशन सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 में कॉमन इंटेंशन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, सामान आश्रय से किसी व्यक्ति के लिए ले जाते हैं, तो उनके लिए सभी के लिए तो पनिशमेंट मिलेगी। एक व्यक्ति तो कह रहा था साहब बस मैं तो ड्राइविंग कर रहा था, मुझे क्या की पनिशमेंट मिलेगी? तो जो आप अपराध कर रहे हो उसके साथ जो उसका कंसिक्वेंसेस अदर सेक्शंस लगेंगे इसमें,
तो जो भी आपका हाईजेस्ट ऑफेंस होगा, आपने जब मैंने BNSS से पढ़ाऊंगा, जब देखूंगा उसमें सारी चीज़ें उसमें बताया गया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट है या तो सारे सेक्शंस लगेंगे। यदि एक ही कैटेगरी के 3 ऑफेंसेस रहते हैं, बेसिकली मैं बात करूँ जजमेंट का रहता है ये पार्ट, उसमें बताया गया है ट्रायल कैसे चलेगी। 3 या 4 से अधिक जितने भी एक साल में कमिट ऑफेंस किए जाते हैं उनकी एक साथ, यदि वो सेम सिमिलर काइंड जैसे ऑफेंस है तो उनका एक साथ ट्रायल चलाया जा सकता है। ठीक है, वो हम सारी चीज़ें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन की गई हैं, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपने बुलाया उस व्यक्ति के लिए, व्यक्ति गया उस हॉस्पिटल में, समझिए आपने उसे बुलाया, आपने उसे पकड़ा, आप दूसरी जगह उसे लेकर गए। अब आपने कोई अपराध किया, उसके समझ अब एक तरीके से रैंसम मांगा, फिरौती मांगी, मारा पीटा, आप अपराध तो कर रहे हैं ना उसके साथ, पैसे की मांग कर रहे हैं, पैसा ले आओ ना तो आपके लड़के के लिए मार देंगे, बोल अपने बाप का नंबर, सारी चीज़ें बता, पैसा इतना चाहिए, ये नंबर की गाड़ी है, आप इसमें पैसा रख दो, आप मुंह बांध के जाओगे, आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। कई सारी तरीके से किया जा सकता है। एक तरीके से सामने वाला अवेलेबल करा रहा है सारी चीज़ें, आप व्यक्ति के लिए विवश कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में आप व्यक्ति के लिए प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा आप गलत तरीके से फ्रॉड करने के पर्पज से आप उस व्यक्ति के लिए विवश कर रहे हो, उत्प्रेरित कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा, इंड्यूसिंग कर रहे हो तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि आपने अपहरण का अपराध किया है। मैंने व्यक्ति बताई, आपके लिए आयु कोई सी भी आयु हो सकती है। उसके बाद सेक्शन 139 निकालें आप। सेक्शन 139 क्या बात करता है? सेक्शन 139 बात कर रहा है भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को व्यापरण या विकलांगीकरण, यानी हम कहें मैमिंग, आप सभी लोगों ने वर्ड नाम सुना होगा मैमिंग, आपने देखा होगा एक मैमिंग, आप जो बच्चे भीख मांगते हैं, क्या आपके लिए शायद एक मूवी आई थी, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रही है, और अभी आई थी शायद, हम कहें 3-4 साल पहले आई थी। उसमें बताया गया भिखारी का जो ऑनर रहता है उसके पास कितना पैसा रहता है, जो एक तरीके से कहूँ मैं स्वीपर सेल जो इन्हें चलाते हैं उनके पास पैसा जाता है, और वो इनकी मारपीट करते हैं, इनके लिए जो अपंग बनाते हैं ना, कि हमें इसीलिए अपंग बनाते हैं कि इन्हें लोग भीख दें, कि ये कमाने में अक्षम है। अभी तो शायद इंदौर ने शायद एक गाइडलाइंस निकाली थी कि भिखारियों के लिए भीख नहीं देना है, और क्या बोलते हैं, यदि जिसने भीख दी तो FIR वगैरह का ऐसा कुछ प्रोसेस लाया था, कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही भीख मांगने पे कुछ आया था। तो ऐसी कंडीशंस में जो व्यक्ति के लिए आप विकलांग कर रहे हो, आप कह रहे हो कि साहब हमने तो सद्भावनापूर्वक विकलांग किया, क्या था इनका हाथ थोड़ा टेढ़ा था तो इन्हें लोग कम भीख देते थे, मैंने क्या किया इनका हाथ के लिए अलग कर दिया, अब लोग इसे ज्यादा भीख देंगे। भाई ये कौन सा सद्भावनापूर्वक किया है तुमने? कहाँ है सद्भावनापूर्वक? सम्यक सतर्कता, सम्यक ध्यान, सम्यक सावधानी कहाँ है? नहीं है, आपने अपराध कर दिया। ठीक है, और लगेंगे ग्रीवियस हर्ट वाले ऑफेंस या और भी ऑफेंस हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है भीख मांगने के प्रयोजन से, यानी पर्पज क्या है कि सामने वाला भीख मांगे। ठीक है, बालक का व्यापरण या विकलांगीकरण करना, आप बालक के लिए किडनैप कर रहे हो, और दूसरा आप बालक का हाथ पैर वगैरह तोड़ रहे हो, एक तरीके से हम कहें आप बालक का एक तरीके से कहें उन्हें परेशान कर रहे हो बालकों के लिए। तो ऐसी कंडीशंस में मैं बात करता हूं कि ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि भाई जो आप कर रहे हो ना, वो आप अपने बच्चों के साथ करके देखो कि आप जैसे दूसरे बालक के लिए कर रहे हो, 18 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए, आप अपने बालक के साथ करके देखो ना। उसे भीख देता है कोई, ज़्यादा देगा, पैसा ही चाहिए ना आपके लिए, आप अपने बालकों के लिए करके देखो ना। तो भाई आप दूसरे के बालक के लिए, जब आपके लिए उन्हें खाना देने का अधिकार नहीं है, तो आपके लिए उनके लिए विकलांगीकरण करने का भी अधिकार नहीं है, या किडनैपिंग करने का भी अधिकार नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो तो ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन 139 में इसके लिए बताया गया है कि अपराध है भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का व्यापरण और विकलांगीकरण करना। जो कोई किसी बालक का इसलिए व्यापरण करेगा या बालक का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए बालक की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या नियुक्त किया जाए, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माना होगा प्लस फाइन होगी। इसमें तो वर्ड बहुत ही शानदार एक तरीके से मैं कहूँ यूज किए गए हैं। पहला वर्ड है एम्प्लॉय और दूसरा वर्ड है एक तरीके से कहें पर्पज। एम्प्लॉयड और एक तरीके से कहें यूज कर रहे हो आप,
दो वर्ड अंडरलाइन कीजिए हिंदी में, नियोजित और प्रयुक्त। यूज का मतलब होता है आप भीख मांगने के लिए कह रहे हो, उससे उपयोग में ला रहे हो। आप कह रहे हो आपके लिए इस चौराहे पे भीख मांगना है, अब इस चौराहे पे आपका काम खत्म, आप 7 दिन इस चौराहे पे मांगोगे, 7 दिन दूसरे चौराहे पे। आप क्या कर रहे हो, उस बालक का उपयोग कर रहे हो। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, आप 139 के अकॉर्डिंग भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण कार्य करते हो तो उनके लिए मैंने दंड बताया है आपके लिए, या तो आप नियोजित करो या आप प्रयुक्त करो। तो नियोजित के लिए आप एक तरीके से कहें एम्प्लॉयमेंट के रूप में रखते हो आप उनके लिए। तो ऐसी कंडीशंस में कठिन कारावास से, कठिन कारावास का मतलब होता है आपके लिए क्या होगा, आपके लिए काम कराया जाएगा, वर्क कराया जाएगा आपके लिए। कहाँ पे, जेल में। यदि आपके लिए कठिन कारावास लिखा है तो आपके लिए कार्य कराया जाएगा। दूसरी मैं बात करता हूं जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, आजीवन कारावास और जुर्माना भी दिया जाएगा। आजीवन कारावास का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से हम कहें कि आजीवन कारावास का मतलब है यहाँ पे समुचित सरकार कम कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे शेष प्राकृतिक जीवन काल नहीं है, समझना है इसे। आगे मैं सेक्शन 139 क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 की बात करता हूँ। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, जो कोई किसी बालक को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित प्रयुक्त किया जाए, वह कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के कारावास से एक तरीके से मैं कहूँ अभिप्रेत है, और प्लस क्या है, जुर्माना भी दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में बताया गया है कि यदि आप भीख मांगने के पर्पज से बालक के लिए सबसेक्शन 2 में विकलांग बना रहे हो, आप व्यक्ति बालक के लिए आप चाह रहे हो कि बालक का हाथ पैर काट देंगे, यदि वो उसे असमर्थ बनाते हो, आपके सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा भीख देगा, कोई भी पर्पज हो सकता है आपका। तो ऐसी कंडीशंस में आप नियोजित करते हो या प्रयुक्त करते हो तो आपके लिए शेष प्राकृतिक जीवन काल तक आपके लिए सजा दी जाएगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 139 के सबसेक्शन 3 की। तो सबसेक्शन एक तरीके से कहूँ क्लॉज 3 की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्शन 139 के सबसेक्शन 3 की। 139 के सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहा है, जहां कोई व्यक्ति जो बालक का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है उस बालक को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह अवधारणा की जाएगी कि उसने यह उद्देश्य से उस बालक का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या नियुक्त किया गया था। इसमें क्या है, इसमें सेल्फ प्रिजम्पशन लिखें आप, सेल्फ प्रिजम्पशन है, अवधारणा की जाएगी पे अंडरलाइन करें। हो गया अंडरलाइन। यदि आप ऐसी कोई चीज बताई गई है, यदि उसे किसी एक्ट में और परिभाषित नहीं किया गया है किसी सेक्शंस में, तो इस सेक्शंस के पर्पज से वही अर्थ माना जाएगा और उसकी सेल्फ प्रिजम्पशन मान करके अवधारणा की जाएगी। ठीक है, विधिपूर्ण कोई व्यक्ति संरक्षक में नहीं है, ऐसी कंडीशंस में ये सारी चीज़ें भीख मांगने के प्रयोजन से उसके लिए आपने प्रयुक्त किया है या एक तरीके से मैं कहूँ या उसे नियुक्त किया है, यदि और कहीं ऐसे और डिफाइन नहीं किया गया है तो इसका वही परिपज माना जाएगा, सेल्फ प्रिजम्पशन करके धारणा की जाएगी, जो सेक्शन 139 के क्लॉज 3 सबसेक्शन 3 में बताया गया है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 क्या बात कर रहा है, भीख मांगने के निम्नलिखित अभिप्रेत है। क्या क्या आते हैं भीख मांगने में, लोक स्थान में भीख मांगने की याचना या प्राप्ति, चाहे गाना, नाचने, भाग बताने, कर्तव्य दिखाने या चीज बेचने के बहाने या अन्यथा करना। आप क्या कार्य करते हो ऐसी कंडीशंस में। लोक स्थान आप सभी लोग जानते हो, पब्लिक का जो स्थान होता है, लोक स्थान किसे कहते हैं, जहाँ पे सार्वजनिक रूप से पब्लिक का आना जाना हो, जहाँ पे पब्लिक आती जाती रहती हो, उसे कहते हैं लोक स्थान। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, भीख मांगने के पर्पज से आप कह रहे हो गाना गाओ। आप देखा होगा आपने ट्रेन वगैरह में या बस स्टैंड पे लोग गाना गाते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, किस पर्पज से कर रहे हैं आप, कि आपके लिए कोई व्यक्ति भीख दे। ठीक है, दूसरा बात कर रहे हैं भीख की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना, या किसी आप निजी एक तरीके से निजी जगह में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कार्य कर रहे हो,
ठीक है, तब क्या माना जाएगा कि भीख मांगने के प्रयोजन से, ऐसा माना जाएगा कि आप भीख मांगने का कार्य कर रहे हो। तीसरा मैं बात बताता हूं कि भीख अभिप्राप्त या उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का, जीव जंतु का कोई व्रण, घास, क्षति, विरूपण या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना। आपने देखा होगा कई बार, इतने रुपया चढ़ा दो, ये सारी चीजें होती हैं कई बार। जीव जंतु का, बंदर वगैरह या कोई और जीव जंतु है उनके लिए यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, व्यक्ति क्या दे, सामने वाले का पर्पज है कि मुझे भीख मिले। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूँ भीख की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से बालक का व्यपदर्श, एक तरीके से प्रदर्शित के रूप में करना। क्या कर रहे हैं आप, बालक के लिए इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, इस तरीके से परफॉर्म करा रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति इसे भीख दे। ठीक है, अपराध का वर्गीकरण है 139 और धारा 139 1 और 139 एक तरीके से कहूँ मैं 2 के अधीन अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और असमनीय है। धारा 139 क्लॉज फर्स्ट के अधीन अपराध प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, जबकि धारा 139 2 के अकॉर्डिंग सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। दूसरी मैं बात करता हूं सेक्शन 140 की। 140 बात कर रहा है एक तरीके से रैंसम, फिरौती पे अंडरलाइन कीजिए, हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यापहरण या अपहरण। ठीक है, क्या कार्य कर रहे हो आप, आपके दो पर्पज हैं। आप कर रहे हो एक तरीके से फिरौती, आपने देखा होगा, फिरौती का कई बार कहते हैं कि इतने रुपए दो, फिरौती तो मांग रहे हैं रैंसम, इतने रुपए दो ना तो ऐसा कर देंगे हम इमीडिएटली। ऐसी सारी चीज़ों की आप फिरौती देते हो, यानी कोई मांग करना किसी चीज़ की। ठीक है, उसे बोलते हैं रैंसम, फिरौती। आप लेते नहीं, आपने देखा नहीं हुआ सुपारी, लोगों ने फिरौती ले ली, ऐसा सुपारी ले ली कि हम उसे मार देंगे। ठीक है, या उसे हम ले जाएंगे कहीं, अपराध करेंगे उसके साथ, तो होती है फिरौती। देखते हैं अपन, जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए। आप किस लिए कर रहे हो फिरौती, हत्या का पर्पज करने, आपके पर्पज क्या है, हत्या कारित करना व्यक्ति का, या उसको ऐसे व्ययनित किया जाएगा। व्ययनित का मतलब होता है कंसील करना, आप छिपा रहे हो उसे। ठीक है, उसकी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। इतना ज़्यादा पनिशमेंट क्यों रखा है, क्योंकि आपका एक तरीके से हत्या करने के लिए आप फिरौती आदि के लिए व्यापहरण अपहरण कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हो, अबडक्शन कर रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति से हम पैसा मांगेंगे, जो भी हो सकता है, हत्या करने के प्रयोजन से आप ऐसा कर रहे हो तो इतनी पनिशमेंट दी जाएगी। दूसरा इसका एक दृष्टांत बताता है, ए इस आशय से, इंटेंशन ए का देखें, या यह संभव जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर या की बलि चढ़ाई जाए, भारत में से या का व्यापहरण करता है, का ने इस धारा के अकॉर्डिंग अपराध किया है। 140 के अकॉर्डिंग क्या किया है, उसने अपराध किया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें सेक्शन 140 का सबसेक्शन एक तरीके से 2 निकालें। क्या बात कर रहा है, जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यापहरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को परिरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपपत्ति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसे युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपपत्ति की जा सकती है, या ऐसे व्यक्ति को उपपत्ति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राज्यीय अंतर सरकारी संगठन किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने के से प्रवृत्त के लिए फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, या वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए दंडित। क्या बात कर रहा है, एक तरीके से मैं कहूँ सेक्शन 140 का सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि आप व्यापहरण और अपहरण कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति के लिए कस्टडी में ले रहे हो, इसलिए आप व्यापहरण या अपहरण कर रहे हो जिससे कि हम उस व्यक्ति की क्या करें, एक तरीके से उस व्यक्ति की मृत्यु करें या उपपत्ति कारित करें उस व्यक्ति के लिए। तो ऐसी कंडीशंस में आप, यदि आप उसे विदेशी राज्य में ले जाते हो या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा कार्य कराते हो आप अन्य व्यक्ति से, तो ऐसी कंडीशंस में फिरौती देने के लिए आप किसी के लिए विवश करते हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दायी होगा। सेक्शन 165 क्लॉज 3 के लिए देखें, बात सबसेक्शन 3 के लिए देखें क्या बात कर रहा है, जो कोई इस आशय से
किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रूप से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। ये बात कर रहे हैं सदोष परिरोध कर रहे हैं आप, इस तरीके से आपका इंटेंशन व्यापहरण या अपहरण कार्य करने का है, आप चाहते हो कि किसी व्यक्ति के लिए गुप्त रूप से रखा जाए, उसके लिए हम सदोष परिरोध करेंगे। सदोष परिरोध अपन ने पहले पढ़ा था। सदोष परिरोध के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 127 में। सदोष परिरोध का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के लिए चारों तरफ से रोक देना। एक व्यक्ति था, उसने किसी व्यक्ति के लिए कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। क्या किया सामने वाले व्यक्ति ने? सदोष परिरोध, क्योंकि अब वो व्यक्ति निकल नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री वॉल है वहां से। तो ऐसी कंडीशंस में हम कहें कि कितनी पनिशमेंट होगी, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। दूसरी मैं बात करता हूं सेक्शंस, इसकी बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 140 का सबसेक्शन 4 बात करता है जो कोई किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण इसलिए करेगा कि उसे घोर उपपत्ति या दासत्व का या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुद्ध काम वासना या का विषय बनाया जाए या बनाए जाने के खतरे में वह जैसा पड़ सकता है वैसे उसे व्ययनित किया जाए या संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपर्युक्त बातों का विषय बनाया जाएगा या उपर्युक्त रूप से व्ययनित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। इसमें बात की गई है आप किसी व्यक्ति के लिए व्यापहरण और अपहरण कर रहे हो, आपका पर्पज है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए दासत्व के रूप में रखेंगे, यानी गुलाम के रूप में रखेंगे इसे, ठीक है, इससे काम वगैरह कराएंगे, पैसा नहीं देंगे, इसके साथ अननेचुरल लस्ट करेंगे, ठीक है, या घोरोपति कारत करेंगे, ग्रीवियस हर्ट करेंगे इस व्यक्ति के साथ। ऐसी कंडीशंस में आप किसी व्यक्ति की कंसील कर रहे हो, आप कंसील मतलब छिपा रहे हो आप, और आप क्या कर रहे हो ऐसी कंडीशंस में आप इसका व्यापहरण या अपहरण कर रहे हो आप इस इंटेंशन से, तो आपके लिए पनिशमेंट दी जाएगी किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। ठीक है, इसमें बताया गया है सेक्शन 140 का क्लॉज 1, 2, 3, 4 इन चारों के लिए बताया गया है कि ऑफेंस का क्लासिफिकेशन कैसे चलेगा। यह अपराध क्या होगा, एक तरीके से हम कहें संज्ञेय होगा, अजमानतीय होगा और असमनीय होगा। दूसरी हम बात करें धारा 140 के क्लॉज 1 और 2 के अकॉर्डिंग या सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग यदि ऐसा करते हैं हम तो अपराध कैसा होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। जबकि धारा 140 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आज हम बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। यदि हम कहें क्लासेस आपके लिए पसंद आए तो प्लीज़ हमारी चैनल के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।